जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। हम्म। एक 9 या 10 साल का बच्चा है हाँ। और उसके पैरों में लोहे की एक बहुत ही भारी बेड़ी पड़ी हुई है। मतलब बेड़ी इतनी भारी है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। उसके टखनों में घाव तक हो गए हैं। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बेड़ी किसी पुलिस वाले ने या किसी जमींदार ने नहीं डाली है। ये बेड़ी उसके अपने सगे पिता ने डाली है। जो कि बहुत ही विचलित करने वाला है ना? हम्म। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे खौफनाक हिस्सा है वो ये है कि वो बच्चा रो नहीं रहा है। वो उन लोहे की बेड़ियों के साथ भी मुस्कुरा रहा है और अपने पिता से कचालू खाने की जिद कर रहा है। ये दृश्य मतलब जितना खौफनाक है, गहराई में देखा जाए तो उतना ही सच भी है। और यही वजह है कि आज की हमारी ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। तो आज हम एक ऐसे विशाल ऑडियो संग्रह में गोता लगा रहे हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, रबींद्रनाथ टैगोर और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जैसे कई दिग्गजों की रचनाएं शामिल हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुंशी प्रेमचंद भी हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये पुरानी कहानियां बस गुजरे हुए जमाने की बातें हैं। लेकिन जब इन ऑडियोज को सुना तो ऐसा लगा कि ये महज पुरानी किताबें नहीं है। ये तो समाज का एक कच्चा चिट्ठा है। एकदम सही। ये इंसान के दिमाग, उसकी मजबूरियों और उसकी आजादी की तड़प का सबसे क्रूर आईना है। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। आज हमारा मिशन यही समझना है कि इन कहानियों में छुपे वो कौन से पैटर्न हैं जो आज भी हमारे समाज को चला रहे हैं। अगर इस पूरे संग्रह को ध्यान से विश्लेषित किया जाए तो एक धागा है जो इन सभी अलग अलग कहानियों को आपस में जोड़ता है। और वो धागा क्या है? वो धागा है बेड़ियां। मतलब इंसान हमेशा से अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी आजादी खोजने की जद्दोजहद कर रहा है। हाँ, कभी ये बेड़ियां गरीबी की होती हैं, कभी समाज के बनाए नियमों की। और कभी-कभी इंसान के अपने ही मन या उसकी पहचान की बेड़ियां होती हैं। जो बच्चा पैरों में लोहे की बेड़ी पहने हुए मुस्कुरा रहा है ना, वो असल में इसी मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो इसी कहानी से शुरू करते हैं। ये जयशंकर प्रसाद की एक बेहद मार्मिक कहानी है जिसका तो शीर्षक ही है पेड़ी। जी। इसमें एक पिता है जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। लोग उसे बस सहानुभूति में सूरदास कहकर बुलाते हैं। और उसका ये नन्हा सा बेटा है जो बहुत ही नटखट है। हाँ, वो बच्चा एक बार आजादी की चाह में या शायद कह लें कि कोई काम ढूंढने के लिए घर से भाग जाता है। और जब वो वापस आता है तो पिता वो कदम उठाता है जिसका आपने अभी जिक्र किया था कि वो अपने ही बेटे के पैरों में लोहे की बेड़ी डाल देता है। बिल्कुल। मुझे ना यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन हुई थी। मतलब जब ये सुना तो पहली प्रतिक्रिया यही थी कि भाई ये कैसा पिता है? ये तो कोई राक्षस है। एक पिता अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। तो क्या हम इस दृष्टिहीन पिता को इस कहानी का मुख्य खलनायक मान सकते हैं? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि साहित्य हमें इंसानी व्यवहार की उस गहराई में ले जाता है जहाँ सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। मतलब हमें उस पिता के नजरिए से देखना होगा। बिल्कुल। वो अंधा है, असहाय है और भयंकर गरीबी में जी रहा है। उसके लिए वो बच्चा सिर्फ एक बेटा नहीं है, वो उसकी लाठी है। हाँ, उसका पेट भरने का इकलौता साधन है। अगर वो बच्चा चला गया तो पिता तो भूखों मर जाएगा। तो मतलब वो पिता खुद एक तरह से सर्वाइवल मोड में है। वो बस अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। एकदम सटीक बात कही आपने। जब इंसान के पास खोने के लिए सिर्फ उसकी सांसें बचती हैं, जब वो भूख से तड़प रहा होता है, तो नैतिकता के मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं। हाँ, समाज ने और उस गरीबी ने उसे इस हद तक लाचार कर दिया था कि उसे जिंदा रहने के लिए अमानवीय होना पड़ा। प्रसाद जी यहाँ यही समझा रहे हैं कि असली बेड़ी लोहे की नहीं है। असली बेड़ी वो भयंकर गरीबी है जो इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन लेती है। और शायद इसीलिए वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे तो इस पूरी व्यवस्था की क्रूरता का अंदाजा ही नहीं है। वो अपनी बाल सुलभ मासूमियत में है। हाँ, उन अमानवीय परिस्थितियों में भी वो जीवन की छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहा है, जैसे वो कचालू खाने की जिद करना। वो मुस्कुराहट ना अदम्य मानवीय साहस का प्रतीक है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों, जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लेकिन जीवन हमेशा जीतता नहीं है ना? इस कहानी का जो अंत है वो बहुत परेशान करने वाला है। वो सड़क पार करने वाला दृश्य। हाँ,
वो बच्चा किसी तरह बेड़ी के साथ घिसटता हुआ कचालू खाने के लिए सड़क पार कर रहा होता है। तभी एक मोटर कार आती है और स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से उस कार की रफ्तार का जिक्र है। 40 मील प्रति घंटा। बिल्कुल, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही तेज रफ्तार थी। कार में नवीन बाबू बैठे हैं और वो कार उस बेड़ी से बंधे बच्चे को बेरहमी से कुचल देती है। और कहानी में लिखा है कि प्राण पकेरू अपनी बेड़ी काट चुके थे। हाँ, और पीछे रह जाता है वो अंधा पिता। इस अंत के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। नवीन बाबू और उनकी वो 40 मील की रफ्तार से भागती मोटर कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। मुझे भी यही लगा। मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे वो स्पीड वाली मोटर उस आधुनिक, तेज तर्रार और तथाकथित प्रगतिशील समाज का चेहरा है। जैसे बस आगे बढ़ने की जल्दी है। हाँ, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क के किनारे कौन गरीब या लाचार उसकी रफ्तार के नीचे कुचला जा रहा है। नवीन बाबू शायद एक पल के लिए भी नहीं रुकते। ये एक कोलैटरल डैमेज या एक अनचाहे नुकसान की तरह है जिसे आधुनिक समाज अपनी तरक्की की कीमत मान लेता है। ये तो शहरी क्रूरता और संवेदनहीनता की चरम सीमा है। बिल्कुल है। लेकिन अगर शहर इतना क्रूर है तो क्या प्रकृति के पास जाने से इंसान को आज़ादी मिल जाती है? मुझे लगता है जयशंकर प्रसाद ने खुद इसी सवाल से जूझते हुए एक और कहानी लिखी थी जो इस संग्रह में है, बिसाती। बिसाती एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हाँ, क्योंकि बेड़ी की उस शहरी घुटन और गरीबी से निकालकर प्रसाद जी हमें एकदम अलग दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसा गांव जहां वसंत की खुशबू है, हरे भरे जंगल हैं और ठंडे झरने भी हैं। और वहां 2 लड़कियां हैं, शीरी और उसकी सखी जुलेखा। वो गुलाबों के झुरमुट के पास बैठी हैं। राइट। और वो एक बुलबुल के बारे में बात कर रही हैं। एक ऐसा बुलबुल जो कभी शीरी के हाथ पर आकर बैठता था, लेकिन अब उसने आना बंद कर दिया है। और वो आपस में बात करती हैं कि पक्षियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। हाँ, कि वे आज़ादी पसंद करते हैं, उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता और वे अपनी मर्जी से अपने दल के साथ कहीं भी उड़ जाते हैं। और इसी बुलबुल के आजाद आसमान के ठीक समानांतर प्रसाद जी इस कहानी में एक और दृश्य दिखाते हैं। वो शहर वाला दृश्य। हाँ, एक युवक है जो शहर की संकरी और बदबूदार गलियों में अपनी आजीविका कमाने के लिए भटक रहा है। वो बुरी तरह थका हुआ है, पसीने से लथपथ है और अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि प्रसाद जी एक ही कहानी में इन 2 बिल्कुल विपरीत छवियों को एक साथ क्यों रख रहे हैं? मतलब एक तरफ वो बुलबुल है जिसके पास उड़ने के लिए पूरा आसमान है और दूसरी तरफ वो युवक है जो फंसा हुआ है। हाँ, या फिर यूं कह लें कि वो युवक भी डेढ़ी वाले उस बच्चे का ही बड़ा रूप है जो पेट की आग और परिवार की जिम्मेदारियों में जकड़ा हुआ है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी साहित्यिक तकनीक है जिसे हम विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट। जी। प्रसाद जी प्रकृति की उस असीम आजादी को, उस बुलबुल की बेफिक्री को जानबूझकर इतनी खूबसूरती से चित्रित करते हैं ताकि जब पाठक उस थके हुए युवक को देखे तो उसे मानवीय जीवन की लाचारी और ज्यादा गहराई से महसूस हो। आप एक तेज रोशनी के बगल में अंधेरा दिखाएंगे तो वो और भी ज्यादा गहरा और डरावना लगेगा। तो वो बुलबुल की आजादी असल में उस युवक की बेड़ियों को हाईलाइट करने का काम कर रही है। सही कहा। इंसान ये सोचता है कि वो आजाद है, लेकिन वो अपनी ही बनाई सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में फंसा हुआ एक कैदी है। और यही वो बिंदु है जहां से हम व्यक्तिगत कहानियों से बाहर निकलकर पूरे समाज के ढांचे की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बेड़ियां सिर्फ जयशंकर प्रसाद के पात्रों तक सीमित नहीं थीं। एकदम नहीं। जब हम इस ऑडियो संग्रह में फणेश्वर नाथ रेणु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो सब मिलकर समाज की सामूहिक बेड़ियों का, कह सकते हैं कि एक तरह का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन, ये बहुत ही सही शब्द है, क्योंकि जब फणीश्वर नाथ रेणु के मशहूर उपन्यास मैला आंचल के अंश सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारतीय समाज के शरीर को चीरकर उसके अंदर की सारी गंदगियां बाहर रख दी हों। ये कहानी नेपाल सीमा से सटे पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की है। हाँ, और ये आजादी के ठीक बाद के भारत का समय है। मतलब 1947 के तुरंत बाद का, जब पूरे देश में एक अजीब सा उत्साह था कि चलो अब हम आजाद हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रेणु जी ने उस उत्साह के गुब्बारे की पूरी हवा ही निकाल दी। कैसे? स्रोत में रेणु जी के ही शब्दों का जिक्र है
कि इस उपन्यास में फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। वाह, क्या पंक्तियां हैं। मतलब यहाँ कोई खूबसूरत आदर्शवादी गांव नहीं दिखाया गया है। यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, मलेरिया जैसी बीमारियां हैं। और सबसे भयानक बात, यहाँ धर्म और जाति की आड़ में हो रहा घिनौना शोषण भी है। मैला आंचल की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। हाँ, ये एक पूरे अंचल, एक पूरे इलाके की कहानी है। यहाँ नायक कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो मेरीगंज गांव खुद ही नायक है। बिल्कुल। रेणु ये दिखाते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड ने लोगों को अदृश्य बेड़ियों में बांध रखा है। आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली थी। लेकिन जो गांव के अंदर के असली शोषक थे, जो जमींदार और पाखंडी महंत थे, वे तो वहीं थे। वो कहीं नहीं गए थे। ये सब सुनना बहुत ही विचलित करने वाला है, लेकिन एक सवाल बार बार आ रहा है। जी, पूछे। जब निराला और प्रेमचंद जैसे लेखक इन कुरीतियों के बारे में लिख रहे थे, जैसे निराला के उपन्यास अप्सरा में एक तवाइफ की पढ़ी लिखी लड़की समाज में अपने सम्मान के लिए लड़ती है। हाँ, और अलका और निरुपमा में भी महिलाओं का संघर्ष है। राइट। और प्रेमचंद के प्रेमा में एक युवक समाज की परवाह किए बिना एक विधवा से शादी करता है, या किशोरीलाल गोस्वामी की खूनी औरत का 7 खून में एक अनाथ युवती बदमाशों से जूझती है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इन किताबों का जमीनी स्तर पर सच में कोई असर हो रहा था? मतलब क्या इन किताबों ने असल में समाज को बदला, या फिर ये सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम में चर्चा करने का एक विषय भर थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि जो भूखा है या जो शोषण का शिकार है, वो तो किताबें नहीं पढ़ रहा था ना। ये बिल्कुल सच है। उस समय साक्षरता दर बहुत कम थी और हर शोषित व्यक्ति के हाथ में ये किताबें नहीं थीं। तो फिर बदलाव कैसे आया? आपको यह समझना होगा कि साहित्य बदलाव की मशीनरी में सीधे तौर पर गियर नहीं बदलता, वो उस मशीनरी में तेल का काम करता है। इसे थोड़ा और समझाइए, कैसे? जो संभ्रांत वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग इन उपन्यासों को पढ़ रहे थे ना, वे ही समाज के नीति निर्माता थे, वे ही सिस्टम चला रहे थे। अच्छा। जब प्रेमचंद या निराला ने महिलाओं की दयनीय स्थिति या विधवाओं के आंसुओं को इतने प्रभावशाली ढंग से पन्नों पर उकेरा, तो उन्होंने उस पढ़े लिखे समाज को एक सांस्कृतिक शर्म का एहसास कराया। मतलब उन्होंने कुरीतियों को एक ऐसा चेहरा दे दिया जिसके अनदेखा करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। एकदम सही। उन्होंने समाज के सामने एक ऐसा आईना रख दिया जिससे नजरें चुराना मुश्किल था। और बदलाव की शुरुआत हमेशा विचारों से ही होती है। हाँ, जब एक विचार उस एलीट क्लास में जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे नीतियों और आंदोलनों के रूप में नीचे तक पहुंचता है। साहित्य ने लोगों को बाल विवाह, जमींदारी प्रथा और छुआछूत जैसी चीजों के खिलाफ बोलने की एक भाषा दी, एक शब्दावली दी। तो एक तरह से ये लेखक सिर्फ कहानियां नहीं गढ़ रहे थे, वे समाज सुधार के हथियार तैयार कर रहे थे, बिना किसी शक के। और ये सब सुनकर मुझे स्रोत में दी गई एक और बहुत दिलचस्प बात याद आ रही है। इन उपन्यासों को पढ़ने या सुनने का जो अनुभव है ना, वो बहुत ही विजुअल है। विजुअल मतलब सिनेमा की तरह? हाँ, मैला आंचल के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसकी घटनाएं किसी फिल्म की तरह दिमाग में चलती हैं। एक दृश्य विलीन होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। उस जमाने में जब सिनेमा इतना सुलग नहीं था, तब यही साहित्य लोगों के लिए सिनेमा था। ये उनकी कल्पनाओं को पंख देता था। लेकिन सामाजिक यथार्थ और गरीबी से परे इन स्रोतों में एक और बहुत ही बड़ा आयाम है। हम बाहरी बेड़ियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उन बेड़ियों का क्या जो हमारे अपने दिमाग के अंदर हैं? बिल्कुल, हमारी अपनी पहचान की बेड़ियां। आप रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचनाओं की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, टैगोर का जो उपन्यास है गोरा, वो तो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जैसा महसूस होता है। गोरा पहचान के संकट पर लिखा गया शायद सबसे बेहतरीन भारतीय उपन्यास है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद को जो मानते हैं उसका आधार कितना खोखला हो सकता है। जरा उस कहानी के नायक गोरा को देखिए। वो एक कट्टर राष्ट्रवादी है। हाँ, वो खुद को एक आदर्श हिंदू मानता है और भारतीय परंपराओं पर उसे बहुत गर्व है। उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे आदर्श इसी एक पहचान पर टिके हैं। लेकिन फिर एक दिन उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जब उसे ये पता चलता है कि वो जन्म से भारतीय है ही नहीं। यही तो वो क्षण है जो रोंगटे खड़े कर देता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता तो आयरिश थे और 1857 के विद्रोह के दौरान उसे बस गोद लिया गया था।
जरा उस इंसान के दिमाग के अंदर चल रहे तूफान की कल्पना कीजिए। जिस पहचान के लिए वो लड़ रहा था, जिसके आधार पर वो दूसरों को परखता था, वो एक पल में झूठी साबित हो जाती है। ये कहानी ना एक बहुत ही गहरा वैचारिक सवाल पूछती है कि इंसान की असली पहचान क्या है। क्या वो हमारे खून और जन्म से तय होती है या हमारे कर्मों और हमारी भावनाओं से? और पहचान और इतिहास का ये सवाल आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के साहित्य में जाकर और भी ज्यादा जटिल और साहसिक हो जाता है। हाँ, वयम रक्षामः और सोमनाथ, ये दोनों ही रचनाएं मिथक और इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देती हैं। बिल्कुल। वयम रक्षाम के बारे में तो सुनकर मैं सच में हैरान रह गई। हम बचपन से रामायण और पौराणिक कथाएं सुनते आए हैं, जहां देवता आसमान में उड़ते हैं, राक्षस मायावी होते हैं। लेकिन शास्त्री जी ने इन सबको एक झटके में जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसे? शास्त्री जी ने धर्म और अतिशयोक्ति के उन रंगीन शीशों को हटा दिया जिनसे हम इतिहास को देखते आए हैं। उन्होंने इस उपन्यास में प्रागवेदकालीन जातियों का एक बिल्कुल मानव शास्त्रीय चित्रण किया है। मतलब एक एंथ्रोपोलॉजिकल टेक लिया है। हाँ, रावण, देव, दानव, आर्य और अनार्य, ये सब कोई अंतरिक्ष से आए चमत्कारी प्राणी नहीं है। ये सब रक्त और मांस से बने इंसान हैं। और स्रोत में बताया गया है कि इस किताब में मुक्त सहवास, नर मांस की बिक्री और अलग-अलग सभ्यताओं के बीच होने वाले आदिम टकराव का वर्णन है। वो एक ऐसा दौर था जहां सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता था। तो शास्त्री जी ये स्थापित करना चाहते थे कि देव या दानव जन्म से मिली कोई पहचान नहीं है, बल्कि ये प्रवृत्तियां हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। उन्होंने मिथकों को विशुद्ध इतिहास के यथार्थ में बदल दिया, ये बताने के लिए कि हमारे पूर्वज भी उन्हीं मानवीय कमजोरियों और संघर्षों से गुजरे हैं जिनसे हम गुजरते हैं। ये उन्हें बहुत ही मानवीय बना देता है। और जब इतिहास के यथार्थ की बात हो ही रही है, तो उनके दूसरे उपन्यास सोमनाथ का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को 16 बार लूटे जाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई, वो सिर्फ लूट और विध्वंस का वर्णन नहीं है, बल्कि वो प्रतिरोध है। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही काव्यात्मक बात लिखी है। आताताइयों के नगाड़ों और युद्ध के शोर के बीच भी मंदिर के प्रांगण में गूंजती घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है। वो घुंघरुओं की झंकार किसी साधारण नृत्य की आवाज नहीं है। तो वो क्या है? वो भारत के जनमानस का संगीत है। वो उस अदम्य जीवनी शक्ति का प्रतीक है जो बार बार टूटकर, बार बार तबाह होकर भी फिर से निर्माण करने का हौसला रखती है। सोमनाथ सिर्फ विध्वंस की नहीं, बल्कि राख में से दोबारा उठ खड़े होने की कहानी है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो हमने बेड़े के उस नन्हे बच्चे की लोहे की बेड़ियों से शुरुआत की। फिर हमने बिसाती में एक थके हुए युवक और आजाद बुलबुल के बीच का फासला देखा। मैला आंचल और अप्सरा के जरिए हमने समाज की उन अदृश्य बेड़ियों को समझा जो गरीबी और जाति से बनी है। और आखिर में गोरा और वयम रक्षाम के जरिए हमने अपने ही दिमाग और पहचान की बेड़ियों को परखा। तो ज्ञान तभी सार्थक है जब हम इन अलग अलग कहानियों को जोड़कर एक वृहद तस्वीर देख सकें। ये समझ सकें कि आज़ादी की लड़ाई केवल एक बार 1947 में नहीं लड़ी गई थी। ये हर इंसान के जीवन का एक रोजमर्रा का संघर्ष है। और ये सैकड़ों घंटों की ऐतिहासिक कहानियां जो आज ऑडियो के रूप में बहुत आसानी से हमारी उंगलियों पर मौजूद हैं, हमें इसी संघर्ष की याद दिलाती हैं। सही कहा। लेकिन इन स्रोतों से गुजरने के बाद एक बहुत ही बेचैन करने वाले विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। वो क्या? जरा सोचिए, आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम मानते हैं कि हम इतिहास के सबसे आजाद, सबसे आधुनिक दौर में हैं। लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर जयशंकर प्रसाद और रेणु ने जिन सामाजिक बेड़ियों का जिक्र किया था, वे आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, बस वे अब हमें दिखाई नहीं देती। अदृश्य बेड़ियां। हाँ, वो 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली मोटर कार जिसने उस बेड़ी वाले बच्चे को कुचल दिया था, क्या वो मोटर आज भी हमारे विकास और अर्थव्यवस्था के नाम पर लोगों को कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। शायद आज लोहे की बेड़ियां नहीं है, शायद आज हमारी बेड़ियां हमारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स की चाहत है, और आधुनिक काम के वो घंटे हैं जिन्होंने हमें बिसाती के उस थके हुए युवक की तरह बना दिया है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। कहानियां पुरानी हैं, लेकिन अगर कोई सोचे तो क्या सच में हमारी बेड़ियां कट चुकी हैं या बस उनके नाम बदल गए हैं?
इस पर जरूर विचार कीजिएगा।